काफ़ी टॉपिक्स आ रही हैं, तो आप जब क्वेश्चन कह रहे 3 देंगे तो फिर सारे पढ़ने पड़ेंगे या तो पांच ही तो टॉपिक्स हैं, पांच में से तीन आपके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन इस तरह होंगे कि वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, वो आपके टॉपिक स्पेसिफिक तो नहीं। पांच में से तीन टॉपिक्स अगर आप चूज कर लें तो फिर आप दूसरे दो को छोड़ देंगे। फाइव टॉपिक्स में से तीन क्वेश्चन है आपके। एक थेवेनिन नॉर्टन है आपका टॉपिक। थेवेनिन और नॉर्टन एक जैसे ही है, बल्कि चार टॉपिक बनते हैं। थेवेनिन नॉर्टन तो एक जैसे ही है। और प्लस सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है। और उसके बाद आपने कैपेसिटर और इंडक्टर आज हम कंप्लीट करेंगे, इंडक्टर पढ़ा है। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल भी आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, वो कोई मसला नहीं है क्योंकि आप रजिस्टर का कर चुके हैं, तो कैपेसिटर को भी सीरीज पैरेलल में सॉल्व करना है। और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, उसकी वोल्टेज की और करंट की चार्जिंग की इक्वेशन है, और वोल्टेज और करंट की डिस्चार्जिंग की भी इक्वेशन। सिमिलरली इंडक्टर सीरीज पैरेलल, और उसके बाद इंडक्टर का भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की सिंपल इक्वेशन है। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं। कंटेंट आपका चलिए बहुत ठीक है बड़ा सर, है, अगर ओके। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे या तैयार करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बगैर प्रैक्टिस किए आपसे होंगे नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस करें। दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर टॉपिक में से करें। चार पांच गिने हुए टॉपिक्स हैं। कोई कन्फ्यूजन या कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है आपसे तो आप वो पूछ सकते हैं। लेक्चर को आप दोबारा सुन सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक्स को क्लियर करें, तो बाकी इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर नहीं होगा। ये बड़ा ईजी जो है, जो कंटेंट्स हैं वो बड़े आसान और सिंपल से हैं, तो इंशाल्लाह पेपर आपका हो जाएगा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंडक्टर को, जो चैप्टर 13 था। इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, जो वीक 13 का लेक्चर था, ये वाला ये हमने कवर किया था। हमने सेल्फ इंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड इंडक्शन, कंप्यूटिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इंडक्टेंस इन स्टेडी स्टेट डीसी एनर्जी स्टोर। स्पेशली ये जो लास्ट थ्री टॉपिक्स हैं, इंडक्टेंस इन सीरीज पैरेलल वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इंडक्टेंस इन स्टेडी स्टेट में आपने इंडक्टेंस की वोल्टेजेस या करंट निकालने हैं, तो वो आपको आना चाहिए लाजमी। और एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टेंस, ये तो सिंपल फार्मूला है, 1/2 Li²। तो आपको अगर वैल्यूज पता हो तो आप एनर्जी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम इसी का एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग सर्किट देखेंगे जो इंडक्टर के साथ है। आज के जो कंटेंट्स है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इंडक्टेंस एज द ड्यूअल ऑफ कैपेसिटेंस, ये मैं आपसे लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसको फिर रिवाइज कर दूंगा थोड़ा सा। कंटिन्यूटी ऑफ करंट, इंडक्टर की वोल्टेज आपने किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे करेंगे। ओपन सर्किट इक्विवेलेंट ऑफ द इंडक्टेंस, जब आप इंडक्टर को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं तो आपके पास इंडक्टर ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, वो भी हम देखेंगे। इनिशियल कंडीशन सर्किट, आपके पास इनिशियल कंडीशन सर्किट क्या होता है। करंट बिल्डअप ट्रांजिएंट, इंडक्टर के अंदर करंट किस तरह से बिल्ड होता है। डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट, जो आपके पास एनर्जी स्टोर हुई है इंडक्टर के अंदर, तो जब आप उसका स्विच ऑफ करेंगे और उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो वो डी एनर्जाइज कैसे होता है। जैसे कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इस तरह इंडक्टर एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है। और आखिर में थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स हैं जो मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस स्लाइड को एक दफ़ा देख लें। In chapter 11, you learned that transient occur in capacitive circuits because capacitor voltage cannot change instantaneously. हमने ये डिस्कस किया था चैप्टर 11 के अंदर कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज जो है वो फौरन से बिल्डअप नहीं होती, बल्कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिल्ड होती है। In this chapter, you will learn that transient occur in inductive circuits also because inductor current cannot change instantaneously. कहता है इस चैप्टर में अब आप देखेंगे कि इंडक्टर का जो करंट है वो भी ग्रेजुअली बिल्ड होता है, वो भी इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता या इंस्टेंटेनियसली उसकी वैल्यू आपके पास नहीं आती। जिस तरह कैपेसिटर की वोल्टेज फ़ौरन से बिल्ड नहीं होती, वो भी ग्रेजुअली बिल्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो फ़ौरन से बिल्डअप नहीं होता, वो भी ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। Although the details differ, you will find that many of the basic ideas are the same. कहते हैं डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप देखेंगे कि बेसिक आइडिया जो है दोनों केसेस में, कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में सेम ही है। In this chapter, we study RL transients,
हम आरएल सर्किट्स को देखेंगे, उसके ट्रांजिएंट देखेंगे। वी लुक एट द ट्रांजिएंट ड्यूरिंग करंट बिल्डअप एंड डिके एंड लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट गेट रिजल्ट्स। इस चैप्टर में कहता है आप क्या देखेंगे, आरएल सर्किट्स को देखेंगे और उसके ट्रांजिएंट देखेंगे, करंट कैसे बिल्ड होता है एनर्जाइजिंग के अंदर और करंट किस तरह डिके करता है डी एनर्जाइजिंग के अंदर। तो आपके पास जो उसके रिजल्ट में जो वोल्टेजेस और करंट्स आते हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये स्लाइड ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंडक्टेंस एज द डुअल ऑफ कैपेसिटेंस। इंडक्टर को कैपेसिटर का डुअल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी रीजन है। Inductance is the dual of capacitance. This means that the effect that inductance has on the circuit operation is identical with that of capacitance if you interchange the terms current and voltage. कहता है कि इसको हम डुअल इसलिए कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट है इंडक्टर का सर्किट के ऊपर वो वैसा ही है जैसा कि कैपेसिटर का है, अगर आप वोल्टेज को करंट से इंटरचेंज कर दें, इस टर्म को इंटरचेंज कर दें। इसका मतलब क्या है, इसको देखकर आप हमने कैपेसिटर पढ़ा था और ये फर्स्ट कर्व जो है इसको यूनिवर्सल कर्व कहा जाता है। जो यूनिवर्सल कर्व है एक कैपेसिटर के वोल्टेज की कर्व है। जीरो जब टाइम t इक्वल टू जीरो होता है तो आपके पास वोल्टेज जीरो होता है। टाइम जब फर्स्ट टॉक इक्वल हो जाता है, टॉ 1 के बराबर हो जाता है तो 63.2% हो जाता है वोल्टेज। टाइम टॉ 2 पर जब 2 टॉ हो जाता है टाइम आपके पास तो 86.5%, 3 टॉ के ऊपर 95%, 4 टॉ के ऊपर 98.2% और 5 टॉ के ऊपर आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 99.3% हो चुका होता है। अब ये जो थर्ड वाला ग्राफ है जरा इसको देखें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वोल्टेज का बिहेवियर है कैपेसिटर का, यहाँ पर ये एग्जैक्टली करंट का बिहेवियर है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू वाली आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन किसकी है, इंडक्टर की वोल्टेज की है। ये नीचे लिखा हुआ है VL। इंडक्टर की वोल्टेज को अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली इसका बिहेवियर आपके पास क्या है, जैसे आपके पास इसके इंडक्टर के वोल्टेज का बिहेवियर है VL, सॉरी ये जो ब्लू वाली लाइन है ये करंट का बिहेवियर है। VL रेड वाले को शो कर रहा है जो आपके पास ये वाला है। ये जो ब्लू वाला है ये एक्चुअली करंट है, इसका ये ऊपर इसने एरो दिया हुआ है। ये I जो है आपके पास, ये ग्रीन ब्लू वाली जो कर्व है ये आपके पास I की कर्व है। तो अगर आप इंडक्टर के करंट को देखें और कैपेसिटर के वोल्टेज को देखें तो ये एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। इसलिए कहा गया है कि आप अगर करंट को वोल्टेज से इंटरचेंज कर दें तो जो आपके पास कैपेसिटर है वो इंडक्टर का डुअल बन जाता है या इंडक्टर कैपेसिटर का डुअल बन जाता है। जो वोल्टेज का कर्व है कैपेसिटर का वो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही बिहेवियर है इंडक्टर के करंट का। आप दूसरा कर्व देखें, ये फर्स्ट डायग्राम में जो बी पार्ट है ये करंट है कैपेसिटर का। तो जो कैपेसिटर के करंट का बिहेवियर है इनिशियली वो मैक्सिमम होता है और 5 टॉ के बाद वो जीरो हो जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्टली किसका बिहेवियर है, ये इंडक्टर के वोल्टेज का बिहेवियर है। ये जो आपको रेड वाली या पिंक जिसको आप कहें पिंक वाला ग्राफ नजर आ रहा है, ये पिंक वाला ग्राफ एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो कैपेसिटर के करंट का है, पिंक वाला जो है। तो जो आपके पास पिंक वाला ग्राफ है ये इंडक्टर की वोल्टेज है। इंडक्टर के वोल्टेज का बिहेवियर कैपेसिटर के करंट के बिहेवियर की तरह बिल्कुल सेम होता है। तो आपके पास जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसका बिहेवियर और इंडक्टर के करंट का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। इसलिए ये वाली लाइन ऊपर लिखी गई थी कि ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं अगर आप करंट और वोल्टेज की टर्म्स को इंटरचेंज कर दें आपस में। ठीक है, डुअलिटी अप्लाइज टू स्टेडी स्टेट एंड इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंटेशन एज वेल। डुअलिटी जो है ये आपके पास इनिशियल कंडीशन के ऊपर भी अप्लाई होती है और स्टेडी स्टेट में भी। इनिशियल कंडीशन के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, इनिशियल कंडीशन में हमने ये कहा था कि कैपेसिटर जो है इनिशियली आपके पास क्या बिहेव करता है, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं तो टाइम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव के ऊपर कैपेसिटर आपके पास क्या बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अगर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उस वक्त क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप उसी टाइम पे इंडक्टर को देखेंगे, अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगाओ तो उस वक्त इंडक्टर का करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है हम वोल्टेज को करंट से इंटरचेंज करेंगे। सिमिलरली स्टेडी स्टेट में अगर आ जाएं तो स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर आपके पास क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो इंडक्टर आपके पास क्या बिहेव कर रहा होगा स्टेडी स्टेट में, शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट की वोल्टेज मैक्सिमम होती है कैपेसिटर
फुली चार्ज हो जाता है स्टेडी स्टेट में तो वो मैक्सिमम वोल्टेज देता है, जबकि स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर आपके पास शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो मैक्सिमम होगा, और अगर मैं इंडक्टर की वोल्टेज की बात करूँ स्टेडी स्टेट में तो वो उसका रिवर्स है जो कि 0 होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अगर आपके पास ये जो सर्किट है अगर वो आर और एल ये सर्किट के अंदर लगा दी जाए, अभी तक हमने आरसी सर्किट पढ़े थे, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आरएल सर्किट है। अगर सिर्फ आपके पास आर हो सर्किट के अंदर, तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सर्किट के अंदर कोई ट्रांजिएंट नहीं है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, आर कांस्टेंट है तो वो मैक्सिमम करंट जो है वो इन्फिनिट टाइम के लिए चलता रहेगा। ठीक है, जिस तरह आप डीसी सर्किट पढ़ते थे सिंपली आर के साथ, अगर आपने एक रेजिस्टर लगाया और एक वोल्टेज सोर्स दिया है, फॉर एग्जांपल ओम लॉ, आपने 10 वोल्ट का सोर्स दिया और 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, तो आपके पास 10 मिली एम्पेयर करंट पैदा होता है, और अगर आप उस सर्किट को घंटा लगाए रखें, 2 घंटे लगाए रखें, सर्किट के अंदर 10 मिली एम्पेयर करंट ही फ्लो करता रहेगा। जबकि अगर आप उसके कंपैरिजन में आर के साथ एल को कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके पास इंडक्टर है, जैसे हमने सी को कनेक्ट किया था चैप्टर 11-12 जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब आप आर के साथ एल का कम्बिनेशन कर देंगे, इसको आर एल सीरीज सर्किट कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास इंडक्टर है एल, जब ये सर्किट में कनेक्ट हो जाता है, जब तक स्विच ओपन होगा सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वी एल अगर आप फाइंड आउट करेंगे या आई एल फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पर आप इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही स्विच क्लोज होगा, तो हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टर अपने अंदर चेंज को अपोज करता है। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास इंडक्टर है ये किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं करने देगा, जिसको हम कहते हैं मोमेंटरली। जो फर्स्ट इंस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस करंट फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर 0 होगा। ठीक है, करंट 0 होने का मतलब क्या है कि इंडक्टर इनिशियली क्या बिहेव कर रहा है, ओपन बिहेव कर रहा है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। आपने स्विच यहाँ से क्लोज कर दिया है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो करंट आएगी वो क्या आएगी, सर्किट के अंदर 0 आएगी। और अगर मैं उस वक्त इंडक्टर की वोल्टेज आपसे पूछूं तो उस वक्त इंडक्टर की वोल्टेज आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी एग्जैक्टली। ठीक है, इंडक्टर मैक्सिमम वोल्टेज शो कर रहा होगा और करंट 0 होगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं डायग्राम से, ये एक्चुअली इसकी डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। ये ओपन सर्किट है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे वी आर क्या होगा, आपके पास 0 होगा, क्योंकि सर्किट के अंदर फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर करंट क्या है, 0, और इंडक्टर जो है वो ओपन बिहेव कर रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस आपके पास कितने वोल्ट्स होंगे, ई वोल्ट्स होंगे। ई क्या है, जो आपने सप्लाई किया हुआ है। 10 वोल्ट सप्लाई किया था तो इंडक्टर 10 वोल्ट शो कर रहा होगा, 100 वोल्ट सप्लाई किया था तो इंडक्टर डायरेक्टली 100 वोल्ट शो कर रहा होगा। अब आप इसका ग्राफ देखें, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपको सर्किट के अंदर जो वी एल मिलेगा, इंडक्टर का जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, ई है। और फिर इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता 5 टॉ के अंदर डीके करेगा। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है, आरसी सर्किट में हमने टॉ पढ़ा था, क्या था आरसी सर्किट का टॉ क्या था, 5 टॉ इक्वल टू आर इंटू सी। इंडक्टर के केस में टॉ क्या है, इसको यहाँ भी हमें इसको भी हम यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ही कहते हैं। तो जो टाइम कांस्टेंट है इंडक्टर के केस में, ये किसके बराबर है, ये एल बाई आर के बराबर है। वहां पर आर इंटू सी के बराबर था, यहाँ पर इंडक्टर के केस में हम इसको एल बाई आर पढ़ते हैं। मैं इसको टॉ एल लिख लेता हूँ। जो इंडक्टर का वो है टॉ है टाइम कांस्टेंट, वो एल बाई आर के बराबर है। तो ये जो आपके पास कर्व बनती है, ये कर्व भी बिल्कुल उसी तरह से डिके करेगी 0 तक। कितने टाइम में, 5 टॉ टाइम में। जिस तरह कैपेसिटर के अंदर 5 टॉ टाइम में चार्ज होता था और 5 टॉ टाइम में डिस्चार्ज होता था, इसी तरह इंडक्टर वाले केस में आपके पास 5 टॉ टाइम में इंडक्टर फुली एनर्जाइज होगा और सिमिलरली 5 टॉ टाइम के अंदर ही डी एनर्जाइज होगा। और टॉ कहाँ से आएगा, टॉ आपके पास आएगा एल बाई आर से। एल आपको गिवन होगा हेनरीज के अंदर जो आपके इंडक्टर की वैल्यू है, आर आपको सर्किट में गिवन होगा जो भी इसकी वैल्यू है, तो आप इसका टॉ कैलकुलेट कर लेंगे। हम आगे इसकी एग्जांपल करते हैं तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सर ये भी 5 टॉ ही होगा,
ये भी 5 टॉ होगा, एग्जैक्टली 5 टॉ। 5 टॉ के अंदर हीट एनर्जाइज होगा इंडक्टर, और 5 टॉ के अंदर हीट डी एनर्जाइज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये शो किया कि आपके पास ये वाला जो वोल्टेज है ये जीरो हो जाएगा कितने टाइम के बाद, 5 टॉ टाइम के बाद। इंडक्टर इनिशियली मैक्सिमम वोल्टेज देता है आपको, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होता है, और 5 टॉ के बाद ये वोल्टेज जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 टॉ के बाद इंडक्टर आपके पास शॉर्ट बिहेव करता है, फिर वो शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट इंस्टेंट है, अगर वो कहता है कि मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो ये बन रही होगी। इंडक्टर आपके पास ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा, तो आप फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर इंडक्टर को ओपन सर्किट से शो कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूरी है इसलिए ये बताना कि आपको फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर हमेशा आपसे वोल्टेज या करंट पूछी जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज आप इंडक्टर की वोल्टेज और करंट बता दें, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि एज इन द इनिशियल करंट, जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेज के ऊपर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव के ऊपर, एज इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, तो आप बताएंगे कि इंडक्टर का वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वोल्टेज इस केस में वी ई के बराबर है। तो आपको जो भी सर्किट दिया हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 वोल्ट देता हूँ, तो आप ये बता देंगे कि फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर या इनिशियली जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो फर्स्ट जो वोल्टेज अपेयर होगा इंडक्टर का वो कितना होगा, 10 वोल्ट्स होगा या ई वोल्ट्स होगा। और अगर आपसे करंट पूछा जाए सर्किट के अंदर क्या होगा, तो आप सर्किट का करंट बताएंगे 0 होगा। सिमिलरली अगर आपसे वोल्टेज रेजिस्टर का पूछा जाए तो क्या होगा, आप रेजिस्टर का वोल्टेज भी बताएंगे 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये सारे का सारा ड्रॉप जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहा है। तो जितना वोल्टेज है उतना ही ड्रॉप हो सकता है। तो जितना वोल्टेज है वो मैक्सिमम इंडक्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहा है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, 0 होगा, एक रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, तो सर्किट के अंदर करंट 0 होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर निकालेंगे जब आप, तो तब भी वी आर आपके पास 0 ही आएगा, जिस तरह इधर इसने शो किया हुआ। ठीक हो गया। इसको ये कहता है कि हम इसको इनिशियल कंडीशन सर्किट कहते हैं। इनिशियल कंडीशन सर्किट क्या है कि फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन है उसके ऊपर सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखें, वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इमीडिएटली आफ्टर द स्विच, after switching must sometime be calculated. These can be determined with the aid of the open circuit equivalent. Open circuit equivalent हमने उसको बना दिया जैसे ही फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आप स्विच क्लोज करेंगे। By replacing the inductance with open circuit, you can see that the circuit looks like just after the switching. Such a circuit is called the initial condition circuit. Initial condition के ऊपर वो कहता है कि ये इसको हम initial condition circuit कहते हैं। आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज की भी और करंट की भी। ये एक सिंपल। हाँ जी बोलें, कौन बोल रहा है? सर ये पूछ रहा था कि सर ये जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो सर जो इंडक्टर होगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे, उसके बाद उसका करंट और वोल्टेज निकालेंगे। हाँ जी, जो फर्स्ट इंस्टेंट है उसके ऊपर ये ओपन सर्किट बिहेव करता है। ये एग्जांपल एग्जैक्टली इसी की है, मैं भी आपको ये एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल क्या है आपके पास, द कॉइल एंड द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट सोर्स एज इन फिगर 14.4 है। डिटरमिन द सोर्स करंट I and इंडक्टर वोल्टेज VL एट द इंस्टेंट द स्विच इज क्लोज। फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर वो आपसे पूछ रहे हैं, कहते हैं जैसे ही स्विच आपके पास क्लोज होगा तो आप उस इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू बता दें, किसकी, करंट I एंड वोल्टेज VL, इंडक्टर की वोल्टेज और करंट की वैल्यू बता दें। तो ये आपके पास सर्किट है। आप जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, आपने स्विच क्लोज किया, इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, ओपन, तो आप इसको ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर दें। फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जैसे ही स्विच क्लोज हुआ इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, और उसने क्या पूछा है आपसे, अब आप बता दें I और V की वैल्यू क्या होगी। 20 वोल्ट का सोर्स है, इंडक्टर ओपन हो गया, तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ यही वाला पाथ है सर्किट के पास, करंट के पास ना, 6 ओम और 4 ओम का, 10 ओम का पाथ है आपके पास, 20 वोल्ट का टोटल सोर्स है, तो आपके पास जो करंट आ जाएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर वो कितना है, 10 एम्पियर, और यही आई उसने, सॉरी 2 एम्पियर, यही आई उसने आपसे पूछा था। तो आई आपके पास कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। दूसरी चीज उसने क्या पूछी थी, इंडक्टर की वोल्टेज। तो अगर मैं इंडक्टर के टर्मिनल्स देखूं जहां से हमने इंडक्टर रिमूव किया है, तो ये एग्जैक्टली किसके टर्मिनल है, ये R2 के टर्मिनल है। जो आपके पास रेजिस्टर 2 है उसके टर्मिनल्स जो हैं ये एग्जैक्टली इंडक्टर के टर्मिनल हैं। या दूसरे लफ्जों में इंडक्टर R2 के पैरेलल में लगा हुआ था, तो मुझे R2 की वोल्टेज मिल जाए तो इंडक्टर की वोल्टेज मिल जाएगी।
तो R2 का वोल्टेज कितना है 4 ओम इंटू 2 एम्पेयर, V इज इक्वल टू IR, 4 इंटू 2 8 वोल्ट आपके पास इंडक्टर की वोल्टेज बनती है R2 की, और यही वोल्टेज है आपके पास इंडक्टर की वोल्टेज भी एग्जैक्ट 8 वोल्ट बनती है। ठीक हो गया? यस सर। ठीक हो गया। ये उसने ग्राफ से शो किया कि अगर इनिशियल कंडीशन का ग्राफ आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप इनिशियल कंडीशन का ग्राफ सिंपली VL का ग्राफ ड्रा कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपने वैल्यू निकाली है, तो आप टाइम शो करते हैं, इसको हम 0 पॉजिटिव लिखते हैं, 0 पॉजिटिव सेकंड, और 0 पॉजिटिव सेकंड के ऊपर वोल्टेज क्या था आप शो कर दें, मैक्सिमम था, जो अभी हमारे पास बनता है इस वाले केस में 8 वोल्ट। ठीक है, जो उसका ड्रॉप बन रहा था फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर। बाकी उसने डॉटेड लाइन से शो किया कि अब ये ग्रेजुअली इसके बाद टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा, 0 पॉजिटिव से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये ग्रेजुअली फिर डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी सर इंडक्टर का ग्राफ नेगेटिव वैल्यू में जा सकता है, मीन्स कि सर यूं कर्व आ रही है, यूं एकदम से सर वो एक्स एक्सिस से क्रॉस करके नीचे चली जाए? नहीं नहीं, ये नीचे नहीं जाता, ये 0 पे ही जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज स्टार्ट होगा, VL का जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और 0 पे आएगा। डी एनर्जाइजिंग के अंदर हो जाएगा, मैं आपको जब डी एनर्जाइजिंग पे जाऊंगा फिर बताऊँ। ठीक है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। एनर्जाइजिंग के अंदर ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और 0 तक ही आएगा। ठीक है, करंट को अगर आप देखें, कैपेसिटर का करंट आपने देखा तो वो नेगेटिव में जाता है ना जब डिस्चार्ज हो रहा होता है। बिल्कुल सर। तो हमने ये कहा है कि जो इंडक्टर है वो डुअल है करंट का, सॉरी कैपेसिटर का। अगर हम I को V से चेंज कर दें तो जो कैपेसिटर का करंट है वो बिहेवियर एक्चुअली इंडक्टर के वोल्टेज का है। तो इंडक्टर जिस तरह सॉरी एनर्जाइजिंग में 0 से मैक्सिमम से 0 पे आता है, इसी तरह डी एनर्जाइजिंग में आपको वो करंट का वही वाला सेम बिहेवियर शो करेगा जो हमने उधर इंडक्टर कैपेसिटर के केस में देखा था। ठीक है, वो जब उस पे आऊँगा तो फिर आपको वो बताऊँगा, अभी वो ज़रा अभी ये तो आपको कंफ्यूज करेगा फिर। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को ज़रा देख लें, इसको सॉल्व आपने खुद करना है, मैं समझा देता हूँ। डिटरमिन ऑल द वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द सर्किट ऑफ फिगर 14.6। 14.6 आपको फिगर गिवन है। इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एंड इन स्टेडी स्टेट, उसने पूछा है सारे वोल्टेजेस और करंट बता दें इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज किया जाएगा यानी कि फर्स्ट इंस्टेंट या इनिशियल कंडीशन के ऊपर, और जब सर्किट स्टेडी स्टेट में जाएगा। उसने दोनों वैल्यूज आपसे पूछी हैं, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर भी आपने बतानी है और स्टेडी स्टेट में बतानी है। फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि इंडक्टर आपके पास कैसे बिहेव करता है, ओपन बिहेव करता है, तो आप इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे इस वाले इंडक्टर को, ये भी आपके पास ओपन हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर। इंडक्टर और फिर हमारे पास L2 भी है आपके पास, ये भी आपके पास ओपन हो जाएगा। जब ये वाला इंडक्टर ओपन होगा तो ये 5 ओम तो सर्किट में से चला गया क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यहाँ से ये सर्किट ओपन है। सिमिलरली जब आप L1 को ओपन करेंगे तो ये 30 ओम भी सर्किट में से निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर आप सर्किट को देखें तो सर्किट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 20 ओम और 60 ओम बच जाएगा। तो अगर मैं उस वक्त आपसे करंट पूछूं I1, तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर करंट I1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ये ओपन बिहेव कर रही है। सिमिलरली I4 आपके पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि L2 ओपन है तो यहाँ भी I4 भी फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर इसने लिखा होगा, मैं आपको ये शो कर देता हूँ, इसने करंट्स निकाले हैं यहाँ पर, ये एक्सक्यूज मी सर, आपके पास बहुत हल्की हो गई है। फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपके पास I1 0 होगा। मेरे पास तो आवाज़ ठीक आ रही है, नहीं सर ठीक आ रही है। आपकी तरफ सिग्नल शायद ड्रॉप होंगे या उसका स्पीकर का वॉल्यूम अपने का चेक करें उसका। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आप ये देखें, आपके पास इनिशियल कंडीशन में फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर I1 क्या है, 0 है, क्योंकि L1 ओपन बिहेव कर रहा है। सिमिलरली आपके पास I4 भी 0 है क्योंकि L2 भी ओपन बिहेव कर रहा है। यहाँ भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बाकी क्या बच गया आपके पास, IT, I2 और I3। तो अगर आप देखें जब फर्स्ट कंडीशन होगी फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, तो आपके पास I2 के बराबर होगा और I3 के बराबर होगा, क्योंकि IT ही करंट है जो 20 ओम में फ्लो कर रहा होगा और वही करंट 60 ओम में फ्लो कर रहा होगा। तो आपको ये नजर आएगा IT भी आपके पास 2 एम्पेयर है, I2 भी आपके पास 2 एम्पेयर है, I3 भी आपके पास 2 एम्पेयर है। ठीक है,
यस सर। गुड हो गया। स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा? स्टेडी स्टेट के अंदर हमने कहा है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट जब सर्किट। आप इसको स्टेडी स्टेट में शॉर्ट कर देंगे तो स्टेडी स्टेट के अंदर जैसे ही आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ये इंडक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा और ये वाला इंडक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा। अब आपने सर्किट के अंदर दोबारा से वोल्टेजेस और करंट्स निकालने हैं। तो अब देखें, जब ये शॉर्ट होगा तो 60 ओम और 5 ओम पैरेलल में, आप इसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 20 ओम के साथ सीरीज में है और जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो 30 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो आप टोटल करंट निकाल लें, फिर उस करंट को आपने ये वोल्टेज निकालना है जो यहाँ पर बनेगा। वो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो आप उसको रिवर्स लेके चलेंगे तो सारे के सारे वोल्टेजेस आपके पास ओपन आ जाएंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट के अंदर आपके पास 5 ओम और 60 ओम पैरेलल में है, क्योंकि L2 भी शॉर्ट हो गया और L1 भी शॉर्ट हो गया। जो इनका रिजल्टेंट आएगा 5 और 60 का, वो 20 के साथ सीरीज में सॉल्व होगा, और जो 20 के साथ सीरीज में सॉल्व होकर रिजल्ट आएगा वो 30 के साथ पैरेलल में होगा। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको टोटल करंट मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस से आपको IT मिल जाएगा। तो आप IT जब आ गया तो आपके पास ये जो लास्ट रजिस्टर बना था उसका वोल्टेज आ जाएगा। वो किससे बना था? पैरेलल से बना था, तो आपको उससे पिछले कॉम्बिनेशन का वोल्टेज पता चल जाएगा पैरेलल का। सिमिलरली जब VR2 आपके पास आ जाएगा तो VR2 जो है ये सीरीज बना था 60 और 5 के साथ। जो VR2 का करंट है वही 60 और 5 में फ्लो कर रहा होगा, तो आपके पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन 60 और 5 था इसका वोल्टेज आ जाएगा। तो इन दोनों के वोल्टेज भी आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो जो आपके पास स्टेडी स्टेट होगा उस वक्त आपके पास स्टेडी स्टेट में VL1 क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। सिमिलरली VL2 क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये भी आपके पास शॉर्ट सर्किट है। तो अगर VL1 और VL2 पूछा जाए तो वो आपके पास क्या होंगे? स्टेडी स्टेट के अंदर 0 होंगे। ठीक है, क्लियर हुई है ये बात? यस सर, थोड़ी बहुत। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है इनिशियली और स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट। तो आपने सिंपली उसको ओपन और शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। उसके बाद आपके पास सिंपल R सर्किट बच जाता है वोल्टेज सोर्स और R के साथ, और वो आपने सॉल्व किया हुआ है। आपको जो भी मेथड ईजी लगता है उस मेथड से फिर आप उसको सॉल्व करें। अब हम ये देखते हैं, अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है इसमें हमने किसी भी वोल्टेज या करंट का, इंडक्टर का वोल्टेज, वो हमने किसी टाइम के ऊपर फाइंड आउट नहीं किया। ये जो करंट बिल्डअप ट्रांजिएंट्स हैं, ये करंट बिल्ड एक्चुअली कैसे होता है, जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ या जीरो से मैक्सिमम तक कैसे जाता है। ये आपके पास सर्किट है सिंपल R और L का सर्किट है। अगर आप RL सर्किट को देखें तो इसका वोल्टेज या करंट की अगर मैं इक्वेशन निकालूं तो जिस तरह कैपेसिटर की हमने निकाली थी, जो इंडक्टर का वोल्टेज है उसकी करंट है IL, उसकी ये इक्वेशन है IL इज इक्वल टू E/R इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस T/τ। तो आपके पास टॉ L/R होता है, तो इसने T/τ को L/R लिखा है, और R थर्ड पोजीशन पे चूंकि आता है तो उसको उसने ऊपर ले गया है न्यूमरेटर के अंदर, RT/L इसने इसको लिखा है। ठीक है, एक्चुअल में ये इक्वेशन आपके पास क्या है? E/R इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस T/τ, और टॉ हम पढ़ चुके हैं, इस केस में टॉ किसके बराबर है? L/R के बराबर है। ठीक है, तो इंडक्टर का करंट जो है किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर अगर आप फाइंड करना चाहें, टाइम स्मॉल टी से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस इक्वेशन से फाइंड हो सकता है 14.3 से। IL इज इक्वल टू E/R इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस T/τ से। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल देखिए। फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 14.7 सपोज E इज इक्वल टू 50 वोल्ट। सर्किट उसने आपको दिया है LR सर्किट है, सिंपल सीरीज LR सर्किट है। 50 वोल्ट का आपके पास वोल्टेज सोर्स है, 10 ओम की आपके पास रेजिस्टेंस है, और 2 हेनरी का आपके पास इंडक्टर है। ठीक है, पूछा उसने आपसे क्या है? डिटरमिन दी एक्सप्रेशन फॉर IL की जो करंट है इंडक्टर की उसकी एक्सप्रेशन बता दें। एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको कहा है कि आप जस्ट V और R की वैल्यूज पुट कर दें, E और R की, और उसको सॉल्व आपने नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि वो सिंप्लीफाई होता है स्मॉल टी के लिए। तो एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास स्मॉल टी नहीं होता, तो आप सिंपली इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है आप उसकी इक्वेशन बता देते हैं। सेकंड में उसने आपसे ये पूछा है कंप्यूट एंड टेबुलेट द वैल्यूज।
आपने इंडक्टर की करंट निकालनी है टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड के ऊपर भी, 0.2 सेकंड के ऊपर, 0.4 सेकंड के ऊपर, 0.6 सेकंड के ऊपर, 0.8 सेकंड के ऊपर और 1 सेकंड के ऊपर। आपने हर टाइम पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी है। थर्ड उसने आपसे पूछा है यूजिंग दीज वैल्यूज प्लॉट दी करंट, जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उनको यूज करते हुए कहता है इसके करंट का प्लॉट कर दें। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट, और स्टेडी स्टेट के अंदर भी इसने करंट आपसे पूछा है कि स्टेडी स्टेट के अंदर करंट क्या होगा इंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी है कि जो करंट है उसकी इक्वेशन किसके बराबर है, आई एल की। आई एल इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस टी रेज पावर माइनस टी बाई टॉ। ई आपको गिवन है 50 वोल्ट, आर भी आपको गिवन है 10 ओम, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई टॉ, और इसने टी बाई टॉ को रिजॉल्व करके लिखा हुआ है आर टी बाई एल। आर की वैल्यू आप पुट कर दें, आर कितना है 10 ओम, और एल आपके पास कितना है 2 हेनरी, तो आपके पास -10 टी बाई 2 आ जाएगा। इसको आप रिजॉल्व कर लें, जो एक्सप्रेशन बनती है वो आपके पास बनती है 5 इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 5 टी एम्पेयर। ये करंट की एक्सप्रेशन है। अब आपके पास इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सप्रेशन आ गई है, स्मॉल टी की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट उसने आपसे क्या पूछा पार्ट बी में कि आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। तो आप टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, स्मॉल t को 0 पुट कर दें, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर 0, ई रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 0 एम्पेयर। ये चीज़ हम थ्योरेटिकली अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो इंडक्टर का करंट है वो क्या होता है 0 होता है। अब आपने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिए, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड के ऊपर अगर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें किसी भी सर्किट के लिए, इंडक्टर के लिए, तो आपके पास हमेशा ये 0 एम्पेयर एरिया है। ठीक है, अभी तक हम इसको थ्योरेटिकली कह रहे थे कि इंडक्टर ओपन होता है तो सर्किट के अंदर ओपन होने की वजह से करंट 0 होता है। ये एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूव होता है कि ये करंट इनिशियली होता ही 0 है, और इस करंट के 0 होने की वजह से इंडक्टर एक्चुअली हम कहते हैं कि ओपन बिहेव कर रहा है, बिकॉज सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। 0.2 सेकंड के ऊपर आप दोबारा वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो स्मॉल टी को 0.2 आप पुट कर दें, तो आपके पास जो करंट 0.2 सेकंड है उस पर आ जाता है 3.16 एम्पेयर। सिमिलरली 0.4 सेकंड के ऊपर अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आती है 4.32 एम्पेयर्स। इस तरह आप इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएं, तो आपने 1 सेकंड तक करनी थी, तो आप देखें 0 के ऊपर करंट क्या है 0 एम्पेयर, 0.2 सेकंड के ऊपर करंट आपके पास क्या है 3.16 एम्पेयर, 0.4 पे आप कैलकुलेट कर लें तो ये आता है 4.32 एम्पेयर, 0.6 पे आप कैलकुलेट कर लें तो ये आता है 4.75 एम्पेयर, 0.8 पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 4.91 एम्पेयर, और 1 सेकंड के ऊपर ये आ जाता है 4.97 एम्पेयर, जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ सकती है। पार्ट सी में उसने क्या कहा है कि आप इन वैल्यूज को प्लॉट कर लें। टाइम भी आपके पास है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, और करंट भी आपके पास है 0, 3.16, 4.32। आप इसको सिंपली प्लॉट कर दें। अब आप देखें तो ये आपके पास एक्चुअली वैल्यूज बनती हैं, और ये इन वैल्यूज का प्लॉट है जो उसने आपको शो किया हुआ है। 0 के ऊपर वैल्यू क्या है 0 एम्पेयर, 0.2 सेकंड के ऊपर वैल्यू क्या है आपके पास 3.16 एम्पेयर, 0.4 सेकंड के ऊपर वैल्यू आपके पास क्या है 4.32 एम्पेयर, 0.6 सेकंड के ऊपर आपके पास वैल्यू क्या है 4.91 एम्पेयर, और 0.8 सेकंड के ऊपर आपके पास वैल्यू क्या है 4.97 एम्पेयर, और 1 सेकंड के ऊपर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये आपके पास बनती है 4.97। ठीक है, 3.16, 4.32, 4.75, 4.91 और 4.97। ठीक है, 1 सेकंड के बाद अगर आप देखें तो आपको ये करंट जो है वो ऑलमोस्ट स्टेडी नजर आता है। ठीक है, ये एक्चुअली स्टेडी स्टेट है। 5 टॉ टाइम पूरा हो गया, 5 टॉ के बाद ये एक्चुअली स्टेडी स्टेट बनती है। तो अगर आप इस सर्किट का 5 टॉ टाइम देखें, 5 टॉ टाइम आपके पास क्या होगा, टॉ किसके बराबर L बाई आर, तो 0.2 सेकंड एक्चुअली ये आपके पास टॉ बनता है। L आपके पास कितना था सर्किट के अंदर 10, और R कितना है 2 हेनरी। तो अगर मैं इसका टॉ कैलकुलेट करूं तो टॉ किसके बराबर है, टॉ इज इक्वल टू L बाई आर 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 10, टॉ इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R है। L2 है आपके पास डिवाइडेड बाय 10,
तो 0.2 सेकंड ही एक्चुअली इसका 1 टॉ बनता है। तो 1 टॉ 0.2 सेकंड है, तो 5 टॉ कितना बन जाएगा? 1 सेकंड। तो यहाँ पर इसलिए आपको ये वाला ग्राफ जो है इसके बाद ऑलमोस्ट स्टेडी नजर आ रहा है कि ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। डी पार्ट में उसने आपसे यही पूछा था कि आप ये बता दें कि स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा। तो स्टेडी स्टेट करंट अगर मैं ग्राफ से भी देखूं तो वो 5 एम्पेयर शो हो रहा है। अगर मैं ग्राफ से ना देखूं, मैं सर्किट से कैलकुलेट करूं, तो सर्किट के अंदर जब आपके पास स्टेडी स्टेट होगी तो इंडक्टर क्या बिहेव करेगा? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जब इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो उस वक्त सर्किट के अंदर करंट कितना होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज आपके पास कितना है? 50 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है? 10 ओम। तो स्टेडी स्टेट के अंदर जो करंट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 5 एम्पियर। ये इसने आपको शो किया होगा। ठीक है, इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपसे वो इसी तरह की क्वेश्चंस होंगे कि आपको एक सर्किट दिया गया है, उसमें आपको किसी भी टाइम एक्सटेंट के ऊपर आपसे वैल्यू पूछी गई है, फिर आपको ये कहा जा सकता है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर आपके पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, स्टेडी स्टेट के अंदर करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या थी। इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर इससे ज़्यादा आपसे और कोई चीज़ इस तरह से पूछी नहीं जा सकती, मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जब इसको अगर आपको इंडक्टर की वोल्टेज भी चाहिए हो। अभी हमने जो किया उसमें सिर्फ हमने करंट निकाली है। ये इक्वेशन हमने अभी इम्प्लीमेंट की थी करंट की, I इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप वी आर को देखें तो उस वक्त वी आर की इक्वेशन क्या होगी? खैर आप करंट आपके पास आ गया, करंट की वैल्यू, तो वी आर आप सिंपली वी इज इक्वल टू आई आर से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट और रेजिस्टर के अंदर डायरेक्ट फ्लो कर रहा है ना। तो करंट की वैल्यू आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की है 0.2 सेकंड के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, 6 के ऊपर भी। तो हर वैल्यू के ऊपर आप वी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 सेकंड के ऊपर आपके पास वी आर क्या होगा? 0.2 सेकंड के ऊपर करंट आपके पास है तो वी इज इक्वल टू आई आर करके आप वी आर अगेन बता देंगे। आप इस इक्वेशन से निकालें या आप सिंपली जो आपको एनालिसिस करंट्स की वैल्यू आई है आप उसको यूज़ कर लें। इस इक्वेशन को अगर आप यूज़ करें तो आप वी एल दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो आप वी आर निकालें और ई माइनस वी आर करके आप वी एल की वैल्यू बता दें, कि अगर आपको वी आर की वैल्यू लेट्स सपोज पता है 0.2 सेकंड के ऊपर 10 वोल्ट्स है, ई आपके पास 50 है, तो उस वक्त इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0.2 सेकंड के ऊपर 50 माइनस 10 40। 0.4 सेकंड के ऊपर सपोज जो कैपेसिटर रेजिस्टर है वी आर, उसकी वैल्यू 20 हो जाती है, तो उस वक्त इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी? 50 माइनस 20 30 वोल्ट्स। या आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करें इंडक्टर की वोल्टेज फाइंड करने के लिए। ये इंडक्टर की वोल्टेज की इक्वेशन है, वी एल इज इक्वल टू ई इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाय टॉ। ई आपके पास अगेन वोल्टेज सोर्स है जो भी आपके सर्किट के अंदर कनेक्टेड होगा, और टी बाई टॉ, टॉ आपके पास क्या है? एल बाई आर के बराबर है। तो टॉ की वैल्यू आप अगेन खुद कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर करंट के केस में पुट की थी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इंडक्टर का टॉ जो है वो एल बाई आर के बराबर है। तो आसानी ये होती है कि आप इसके साथ टॉ के साथ एल लिख लें सब्सक्रिप्ट में, तो आपको ये पता होता है कि ये इंडक्टर का टॉ है। सी लिखेंगे तो वो कैपेसिटर का टॉ है। कैपेसिटर के केस में टॉ आर सी के बराबर होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लें। ये अगेन वही सेम एग्जांपल है, इसमें अब उसने आपसे वोल्टेज पूछा है। सपोज ई इज 50 वोल्ट, आर इज 10 हेनरी, 10 ओम एंड एल इज 2 हेनरी। इंडक्टर, रेजिस्टर और ई आपको उसने दे दिया। पूछा क्या है उसने? एक्सप्रेशन फॉर वी एल। वी एल की एक्सप्रेशन आप बता दें क्या है? टाइम टी इज इक्वल टू 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 सेकंड के ऊपर आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। उन वैल्यूज को यूज करते हुए आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। और लास्ट उसने अगेन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट। तो सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? ठीक है, तो अब आपने इंडक्टर की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है एक्चुअली इस एग्जाम्पल में। वी एल की इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है। वी एल किसके बराबर है? ई इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाय टॉ। ई 50 वोल्ट आपने पुट कर दिया, ई रेज टू पावर आर 10 है, एल 2 है, आपने पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, ये एक्सप्रेशन आ जाती है वी एल की 50 इंटू ई रेज पावर माइनस 5t। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम टाइम टी पुट करते जाते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो हमने अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ा था कि इनिशियली इंडक्टर जो है ओपन सर्किट बिहेव करता है और मैक्सिमम वोल्टेज होती है इसके क्रॉस। तो अब हम देखते हैं कि ये होती भी है कि नहीं। तो वी एल इज इक्वल टू 50 इंटू ई रेज़ पावर माइनस 5t है, टी को आप 0 पुट कर दें, ई रेज़ पावर 0 आ जाएगा, 50 इंटू ई रेज़ पावर 0, ई रेज़ पावर 0 1 होता है, 50 इंटू 1। तो अब आप देखें कि मैथमेटिकली भी आपको ये चीज़ शो होती है कि जब इनिशियल कंडीशन होगी, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड के ऊपर इंडक्टर के ऊपर कितना वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर हो रहा होगा। और मैक्सिमम वोल्टेज के केस में हम ये कहते हैं कि इंडक्टर ओपन बिहेव कर रहा है, इसलिए सारा का सारा वोल्टेज डायरेक्ट इंडक्टर के क्रॉस अपेयर हो जाता है। 0.2 सेकंड के ऊपर आप कैलकुलेट करने वैल्यू, तो ये आपके पास आती है 18.4 वोल्ट। 0.4 सेकंड के ऊपर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आती है आपके पास 6.77 वोल्ट एंड सो ऑन। आपने 1 सेकंड तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में की है। तो आपके पास 0 सेकंड के ऊपर जो वैल्यू आती है वो 50 वोल्ट एग्जैक्ट आती है। 0.2 सेकंड के ऊपर आपके पास आती है 18.4 वैल्यू। 0.4 सेकंड के ऊपर आपके पास आती है 6.77। 0.6 सेकंड के ऊपर जो वैल्यू आती है वो आती है 2.49। 0.8 सेकंड के ऊपर आपके पास वैल्यू आती है 0.916 और 1 सेकंड जब आप पुट करेंगे तो लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास आती है 0.337 वोल्ट। ये इसका ग्राफ है। सी पार्ट में उसने आपको ये कहा था कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो आपके पास वैल्यूज हैं, आप ग्राफ ड्रॉ कर लें। 0 के ऊपर क्या वैल्यू है 50, 0.2 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो आप प्लॉट कर दें, 0.4 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो आप प्लॉट कर दें, 0.6 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो आप प्लॉट कर दें, 0.8 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो प्लॉट कर दें, 1 सेकंड के ऊपर जो वैल्यू आई है वो आप प्लॉट कर दें। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ आ गया। डी पार्ट उसने क्या पूछा था अगेन आपसे, सर्किट का व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट। सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट करंट क्या है। स्टेडी स्टेट करंट अगेन आप फाइंड कर लें। वी एल शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा स्टेडी स्टेट में, इंडक्टर आपके पास शॉर्ट हो जाएगा, ई बाई आर, ई आपके पास 50 है, आर 10 है, तो अगेन 5 एम्पेयर आपके पास करंट आना चाहिए। और अगर आपसे वोल्टेज पूछी है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टेडी स्टेट करंट नहीं है, यहाँ पर स्टेडी स्टेट वोल्टेज होना चाहिए। ये एक्चुअली वोल्टेज है, आपने स्टेडी स्टेट में वी एल बताना है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है तो ये आप देख लें ये 0 आएगा। स्टेडी स्टेट वोल्टेज इज 0 करंट नहीं है, इस केस में आपने वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है तो उसका वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। आवाज आ रही है सबको। यस सर। थैंक यू सर। टाइम कांस्टेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, यूनिट इसका सेकंड है। तो ये कहते हैं जो इक्वेशन आपने आर और एल की फॉर्म में पढ़ी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्चुअली यही है। तो आप इसको टी बाई टॉ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई आपके पास आ जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। वी एल आपके पास आ जाएगा ई इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ और वी आर आपके पास आ जाएगा ई इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक हो गया। ये एग्जांपल है, इसमें मुझे आप आर की वैल्यू बता दें। इन द सर्किट वेयर एल इज 2 मिली हेनरी, ट्रांजिएंट लास्ट फॉर 50 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने किया था कैपेसिटर के केस में भी। एल ओवर आर से सिंपली एल बाई आर से वैल्यू आ जाएगी। सर एल बाई डी करेंगे तो आर आ जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल टॉस से आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है सर उसके लिए टॉ की वैल्यू चाहिए होगी। टॉ की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं आर। आपको टॉ तो नहीं गिवन यहाँ पर। सर 50 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे ना। हाँ जी एग्जैक्टली, वेरी गुड। उसने आपको ये बताया हुआ है कि ट्रांजिएंट लास्ट फॉर 50 सेकेंड, कि सर्किट का ट्रांजिएंट कितनी देर के लिए है
50 सेकंड के लिए। तो ट्रांजिएंट क्या है आपके पास, जो आपके पास ड्यूरेशन होता है कैपेसिटर के जो करंट है उसके बिल्डअप का। तो 5 टॉ इज इक्वल टू एल बाई आर है, तो उसका वोल्टेज या करंट जो है अगर आप उसको देखें तो ये 5 टॉ टाइम में जो उसकी ट्रांजिशन आ रही होती है, फॉर एग्जांपल ये इसका ट्रांजिशन टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 टॉ टाइम है। 5 टॉ उसने आपको बताया हुआ है 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब आप इसको पुट कर लें 5 टॉ इज इक्वल टू दिस ट्रांजिएंट लास्ट फॉर 5 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉ आपके पास कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 टॉ 50 माइक्रो सेकंड है तो टॉ हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 माइक्रो सेकंड एक्चुअली आपके पास टॉ है। तो अब आपको टॉ पता है, टॉ की वैल्यू आप पुट कर दें, टॉ इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। एल की वैल्यू भी आपको गिवन है 2 मिली हेनरी, तो आप आर की वैल्यू बता सकते हैं। आर इस केस में आपके पास बनता है 200 ओम। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज ना दी हो तो आप इनडायरेक्टली बताया जा सकता है कि सर्किट के अंदर जो ट्रांजिएंट है वो इतनी देर के लिए लॉस्ट कर रहा है, तो आप सर्किट का आर चूज कर लें और उस आर के मुताबिक आप फिर ये जो ऊपर हमने इक्वेशन सॉल्व किए इसको आप सॉल्व करें, तो आपको टॉ भी इसी इक्वेशन से मिल जाएगा, इसी एक स्टेटमेंट से, और आर भी आपको इसी स्टेटमेंट से मिलेगा जिसको आप सर्किट के अंदर पुट करेंगे। फिर ये जो आपके पास एल आर सर्किट बनेगा, तो आपको सर्किट के अंदर आर जो है वो अगर गिवन ना हो और वो इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू आपको गिवन हो सकती है जिस तरह भी क्वेश्चन आपको गिवन था, तो आपको कहा जाएगा कि आप आर बता दें, आर कितना है, आप आर पुट कर लें, उसके बाद आपको ये कहा जाएगा आप करंट या वोल्टेज निकाल लें, तो उसके बाद आप ये तीनों इक्वेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टॉ भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया। ई और आर की वैल्यू आप ई तो आपको वैसे भी गिवन होगा, जो भी सर्किट है उसमें 50 वोल्ट है 20 वोल्ट है जो भी है, तो आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी इस तरह की है, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे दें। फॉर एन आरएल सर्किट के लिए उसने आई आपको दे दिया, आई इज इक्वल टू 40 × 1 - e⁻⁵ एम्पियर, इक्वेशन की फॉर्म में उसने आपको आई बता दिया, एंड VL इज इक्वल टू 100 e⁻⁵t। व्हाट आर ई एंड टॉ, ई और टॉ की वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चलेगा? सर फर्स्ट इंस्टेंट पे सर 0 पुट करेंगे। नहीं, उसने फर्स्ट इंस्टेंट तो जिक्र ही नहीं किया, ना स्टेडी स्टेट का जिक्र किया ना फर्स्ट इंस्टेंट का। उसने आपको वैल्यूज दे दी हैं, जो एक्सप्रेशन सॉरी आई और वी की एक्सप्रेशन उसने आपको बता दी हैं, और उसने आपसे ये पूछा है कि आप ये बता दें ई की वैल्यू क्या होगी और टॉ की वैल्यू क्या होगी। पहला कैसी है, ई और टॉ की वैल्यू कैसे आएगी? इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें जो इंडक्टर की इक्वेशन है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये आई एल की इक्वेशन है, सर ई की तो 100 है, ई 100 है, एग्जैक्ट गुड, क्योंकि वी एल की इक्वेशन क्या होती है ई इंटू ई रेज़ पावर टी बाई टॉ। ई उसने आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, ई तो आपको पता चल गया 100 है, ठीक है। ई आपके पास आ गया 100, टॉ की वैल्यू क्या होगी? -1/5। टॉ माइनस कैसे आ गया? टाइम माइनस हो सकता है, सर 1/5 होगा शायद प्लीज में। 1/5 हो, क्योंकि टाइम माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। ये ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ है ना, तो आप ये देखें कि टी बाई टॉ है, तो ये टॉ की जो वैल्यू है वो ऊपर एक्चुअली टी के साथ गई हुई, तो टॉ एक्चुअली 1/5 है, माइनस टी डिवाइडेड बाई 1/5, तो 5 थर्ड प्लेस पे था तो वो न्यूमरेटर में चला गया, तो आपके पास जो टॉ है एक्चुअली वो 1/5 के बराबर है या 0.2 के बराबर है। तो फर्स्ट केस में आपके पास ई आ जाएगा 100 वोल्ट्स, ये आपको पता चल गया, यही आपसे पूछा था। और सेकंड चीज उसने आपसे क्या पूछी है, टॉ, टॉ भी आपको पता चल गया कि टॉ इस केस में क्या है 1/5 विच इज 0.2 सेकंड, या आप इसको 1/5 लिखें या 0.2 सेकंड लिखें, जैसे आपको इजी लगता है। सेकंड केस आपसे क्या पूछा है, आर, आर की वैल्यू कोई बताएगा क्या है? सर 2.5। 2.5 कैसे निकालिए? सर 100 को डिवाइड किया है 2.5 से तो 40 आ गया। अच्छा, आपने एग्जैक्टली ये काम कर, ठीक है। जो करंट की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन में जो आप
कंपेयर करें तो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, ई बाय आर होती है, ठीक है। यही है ना, हमने इक्वेशन अभी देखी है जो करंट की है। करंट में आपके पास क्या होता है, ई बाय आर होता है। ई आपको पता है, अभी आपने खुद बताया 100 है, तो ई बाय आर 40 के बराबर है। ई की वैल्यू 100 है, आर की वैल्यू आप निकाल लें। आर की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 2.5 ओम्स। ठीक हो गया, क्लियर? यस सर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने पुट करनी है एक्चुअली, ई बाय आर इज इक्वल टू 40। ई की वैल्यू आपको पता है 40, आपको पता चल गया, आर की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड उसने आपसे पूछा डिटरमिन एल, इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। सर टॉ इज इक्वल टू एल बाय आर से कर लेंगे, टॉ की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है। एग्जैक्टली आपके पास इंडक्टर की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपके पास टॉ किसके बराबर होता है, एल बाय आर के। तो आपके पास टॉ की वैल्यू है 0.2 सेकेंड, 1/5 से हमने निकाली है अभी ये वाली, और एल डिवाइडेड बाई आर है। एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आर अभी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 2.5 ओम। तो 2.5 आपने पुट कर दिया, एल की वैल्यू टॉ की वैल्यू पुट कर दी, तो इंडक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इंडक्टर की वैल्यू जो है वो आपके पास बनती है टॉ इज इक्वल टू एल बाई आर, या एल इज इक्वल टू आर इंटू टॉ। आर की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, टॉ की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, तो 0.5 हेनरी। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली। इसमें कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो? ये तो पहले की तरह चीजें इसके अंदर ही थी। हाँ जी, चीज़ें इसके अंदर ही है, ये इनडायरेक्टली आपसे पूछी जाती है ना इस तरह। अगर आपको सर्किट ना दिया जाए, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप सर्किट ड्रॉ कर लें, सिंपल आरएल सीरीज सर्किट, तो अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इंडक्टर की वैल्यू भी पता है, आपको रजिस्टर की वैल्यू भी पता है, आपको वोल्टेज सोर्स भी पता है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आप करंट और वोल्टेज ड्रॉ कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2 सेकंड के ऊपर, 0.4 सेकंड के ऊपर, 0.5 सेकंड के ऊपर। या आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप 2.5 टॉ के ऊपर वैल्यू प्लॉट कर दें, 1.5 टॉ के ऊपर वैल्यू प्लॉट कर दें, तो टॉ की वैल्यू आपको पता है, आप उसका 1.5 और 2.5 बनाएंगे। ठीक है, ओके हो गया सर। नाउ डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट, ये जो लास्ट एग्जांपल थी, यहाँ तक आपका एनर्जाइजिंग एलआर सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट, डी एनर्जाइजिंग में अगेन आपके पास जब आप सर्किट को डी एनर्जाइजिंग के लिए कनेक्ट करेंगे, तो वो कनेक्ट कैसे होगा, जब तक वोल्टेज सोर्स सर्किट के अंदर लगा हुआ है तो आपके पास सर्किट एनर्जाइज होता रहेगा। जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ से हटा दें या इसको रिमूव कर दें, तो अब आप देखें ये जो आपके पास इंडक्टर जो यहाँ पर वो हो रहा था, एनर्जाइज हो रहा था, ये डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड का पाथ है, वोल्टेज सोर्स आपने रिमूव कर दिया, तो ये डिके सर्किट है, जो भी आपका करंट बिल्ड हुआ था वो दोबारा से डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं डी एनर्जाइजिंग केस में टॉ की बात करूं, तो उसको इसने टॉ डैश कहा है। ठीक है, टॉ डैश जो है वो आपके पास इस केस में, अगर मैं डी एनर्जाइजिंग की बात करूं, तो एल डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। तो मेरा डी एनर्जाइजिंग पाथ अगर मैं देखूं तो उसके अंदर दो आर हैं, R1 और R2 दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अदरवाइज डी एनर्जाइजिंग का जो टॉ है उसको टॉ डैश आप नाम दे दें, वो भी L बाई आर के बराबर ही होगा अगर सिंगल आर है। अगर सिंगल से ज़्यादा आर है तो फिर आप उसका सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डी एनर्जाइजिंग के अंदर करंट की बात करूं, तो डी एनर्जाइजिंग का जो करंट है उसकी ये इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाई टॉ डैश। अब आई नॉट क्या है, ये चीज़ मेन है। टॉ डैश तो आप देख लेंगे, जिस पाथ से सर्किट डी एनर्जाइज हो रहा है उससे टॉ डैश आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये इसने अभी निकाला है, ये वाला टॉ डैश। टॉ डैश एल बाई आर के बराबर है, सिंगल आर है तो आर, एक से ज़्यादा है तो आप उसका आर टी बनाएंगे। ये आई नॉट क्या चीज़ है, तो आई जो डी एनर्जाइज, डी एनर्जाइजिंग करंट होगा।
नहीं, आई नॉट कौन सा करंट होगा? सर वो जब ग्राउंड से कनेक्ट, सर डी एनर्जाइज होना जब स्टार्ट होगी सर, फर्स्ट इंस्टेंट के बाद जो करंट होगा सर वो वाला। हाँ एग्जैक्टली जो पिछले केस में या स्टेडी स्टेट का मैक्सिमम करंट होगा वो एक्चुअली आई नॉट है। जब आपका स्विच लगा हुआ था ना, तो यहाँ पर ये करंट जो फ्लो कर रहा था, ये वाला करंट, ये कितना है? आई नॉट। तो जब स्विच लगा हुआ है और सर्किट के अंदर जो फाइनल करंट, जब तक आपने स्विच रिमूव नहीं किया था या ओपन नहीं किया था, तो वो जो फाइनल करंट आया था वो एक्चुअली आई नॉट है, जो ऑलरेडी इंडक्टर के अंदर डिवेलप हो चुका है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 100 वोल्ट की बैटरी थी और मेरे पास जो स्टेडी स्टेट करंट है वो 5 एम्पेयर था। ठीक है, जो फर्स्ट केस है जब बैटरी कनेक्टेड थी, तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेडी स्टेट का करंट 5 एम्पेयर था। जब मैं इसको डी एनर्जाइजिंग या स्विच को ओपन करके सर्किट को डी एनर्जाइज करना शुरू करूंगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट करंट होगा वो आई नॉट है, तो वो वैल्यू क्या है? वो 5 एम्पेयर होगी। ठीक है, जैसे ही आप स्विच को डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पर लाएंगे, तो जो इंडक्टर के अंदर ऑलरेडी जो करंट बिल्ड हो चुका था वो एक्चुअली आई नॉट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर की वोल्टेज की बात करूं, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा? VL इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाई टॉ डैश। टॉ डैश तो अगेन डी एनर्जाइजिंग का टॉ है। वी नॉट इस केस में क्या है? ये वही वोल्टेज होगा जो आप डी एनर्जाइजिंग के लिए कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर के ऊपर डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को जरा देखें। For the figure of 14.9 है, assume that the current has reached steady state। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्किट अपने स्टेडी स्टेट को पहुंच चुका है विद द स्विच इज क्लोज। जब आपका स्विच क्लोज था, सर्किट कनेक्टेड था, तो करंट आपके पास मैक्सिमम स्टेडी स्टेट में अप्रोच कर चुका है, सर्किट स्टेडी स्टेट में और करंट स्टेडी स्टेट अप्रोच कर चुका है। सपोज ई इज 120 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स ने आपको बता दी 120 वोल्ट, R1 इज 30 ओम, R2 इज 600 ओम एंड L इज इक्वल टू 126 मिली हेनरी। उसने आपको क्या कहा है कि डिटरमिन आई नॉट। अब आई नॉट बता दें क्या होगा? डिटरमिन दी डिके टाइम कांस्टेंट। डिके टाइम कांस्टेंट क्या होगा? और डिटरमिन दी इक्वेशन फॉर करंट डिके। जो आपके करंट की डिके की इक्वेशन है वो क्या होगी? अभी हमने ऊपर पढ़ी है, आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। कंप्यूट द करंट एट आई इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड एंड t इज इक्वल टू 0.5। दो ही उसने इंस्टेंट पूछे हैं कि आप करंट की वैल्यू बता दें आई की डी एनर्जाइजिंग में 0 सेकंड के ऊपर। और डी एनर्जाइजिंग का 0 सेकंड क्या होगा? जब आप सर्किट को डी एनर्जाइजिंग से कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जो करंट आएगा। और 5 सेकंड जब पास हो चुका होगा डी एनर्जाइजिंग के अंदर, उस वक्त आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन इसके नीचे गिवन है, जिसको एक दफ़ा देख लें अगर इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो या क्वेश्चन हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दिया करें गूगल क्लासरूम में। स्लाइड्स ये रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ इसके अंदर ही है, खाली पीडीएफ स्लाइड्स। या सर पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करें। ठीक है, मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। वैसे ही तुम लोग नहीं पढ़ते, स्लाइड्स मिल गई फिर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, फिर तो बुक नहीं खोलोगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बुक भी है इसमें ना, आपने वो शॉर्टकट किया हुआ होता है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना कि वैसे भी बुक नहीं ओपन करते तो स्लाइड हुई तो फिर तो बिल्कुल ओपन ही नहीं करनी। नहीं सर करेंगे इंशाल्लाह। सर सेशनेट 2 का कोर्स बता दें, पीडीएफ कौन से लेक्चर्स? ये वाला जो चैप्टर हम ये क्लोज करेंगे, यहाँ तक ये सारा आपका आएगा उसमें। मैं अभी इसको खत्म सर ये तो हमने फाइनल का भी नहीं पढ़ लिया, तो सर ये तो ज्यादा कोर्स नहीं हो जाएगा? एसी एनालिसिस सारा रहता है, अभी ज्यादा कहाँ, अभी तो आपने एसी एनालिसिस पढ़ा ही नहीं, ये तो डीसी है सिंपल। अभी तक आप बहुत ज्यादा हो जाना है, थोड़ा कम कर दें सर, फिर अगले फाइनल में ज्यादा। वो अभी मैं आपको सब्र करें, आपकी वो दिखा देता हूँ ना जो कोर्स आउटलाइन है, सेकंड सेक्शन तक का जितना कोर्स है वो ही आएगा। ठीक है, मैं अभी इसको खत्म करके आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ओके सर। इस एग्जाम को यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये थोड़ा सा, हाँ कौन बोल रहा है? सर ऊपर वाली एग्जाम वो बता दें, एक बार एग्जांपल देख लें हम लोग। ये अभी तक वही बताई हुई थी ना, ये लो देख लो इसको।
वही इक्वेशन है, सिंपली आपने वैल्यू जिस तरह एनर्जाइजिंग के अंदर वैल्यूज पुट की थी यहाँ पर डी एनर्जाइजिंग के अंदर वैल्यू पुट कर आई नॉट 4 एम्पेयर बनता है। तो आपके पास आई की जो इक्वेशन है वो क्या है, आई नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। आई नॉट 4 ओके सर। टी बाई टॉ जो है, टॉ आपके केस में क्या बनेगा, एल डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, क्योंकि डी एनर्जाइजिंग सर्किट जो है वो आपका ये बनता है। तो इसका पाथ क्या है, आर वन और आर टू, ये वाला स्विच यहाँ से इस क्लोज वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो वोल्टेज सोर्स खत्म हो जाएगा, तो सर्किट आर वन और आर टू के थ्रू डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। तो जो टॉ बनेगा वो एल डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, एल की वैल्यू आपको गिवन है तो आर वन आर टू की वैल्यू पुट करने 0.2 मिली सेकेंड आपका टॉ बनता है, टॉ डैश, वो आप पुट करने आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। तो आपने वो पुट कर दिया, उसके बाद टी 0 सेकंड पुट करके वैल्यू निकाल लें, तो आप 4 ई रेज़ पावर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट जो आपके पास आएगा 4 एम्पेयर आएगा, टाइम 0.5 मिली सेकेंड पुट करोगे तो आपके पास ये 0.328 एम्पेयर आएगा। इसके आगे इसने नहीं पूछा हुआ, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ भी कर दें, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर सर्किट को, ग्राफ को, ठीक है, सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ये वाले क्वेश्चन जो है ये थोड़े से उसने कम्प्लेक्स किए हैं। ये अगेन उस तरह का क्वेश्चन है कि आपने एल आर सर्किट बनाना है, तो अगर वो सिंपली सीरीज पैरेलल में सॉल्व हो सकते हैं तो सिंपली सीरीज पैरेलल कर लें। पहली एग्जांपल इसी तरह की है, जो अगली नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप अगर सिंप्लीफाई ना हो सका तो फिर आप उसका थेवेनिन बनाते हैं, वो आपको बताता हूँ। इस एग्जांपल को ज़रा देखें, हमने ये वाला सर्किट पढ़ा है एल और आर के साथ, तो आपके पास कोई भी सर्किट हो आपने उसको इस फॉर्म में लेके आना है, तभी ये इक्वेशंस अप्लाई होंगे, ठीक है, कि वो सिंपल आर एल सीरीज सर्किट होना चाहिए। तो ये आपके पास जो अभी हम ऊपर एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसका वो आपको बता रहा है कि जो अगर इस तरह का सर्किट है, एनर्जाइजिंग सर्किट क्या है और डी एनर्जाइजिंग स्टेट में आपके पास जब स्विच क्लोज करेंगे तो डी एनर्जाइज कैसे होगा। ये एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को आप देख लें। डिटरमिन आई एल फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 14.21a। इंडक्टर की वैल्यू क्या है, वेयर एल इज 5 हेनरी। इंडक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है उसने। सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो आपको 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी गिवन है, तो आपको वोल्टेज भी पता है, इंडक्टर की वैल्यू भी पता है। आपने करना क्या है, अब आपने इंडक्टर का करंट बताना है आई एल। आई एल आपके पास कैसे आएगा, आई एल की इक्वेशन तो आपके पास है, लेकिन वो किस केस में है, जब आपके पास सिंपल सीरीज सर्किट हो, आपके पास आर एल सर्किट होगा तब वो वैल्यू एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला सर्किट बनाना है, आर और एल की फॉर्म में ये वाला सर्किट मुझे बनाना है। इंडक्टर की वैल्यू तो उसने आपको दी हुई है एल, इंडक्टर जो है वो सर्किट के अंदर मौजूद है, तो मुझे इंडक्टर की करंट एक्चुअली चाहिए, इंडक्टर की वैल्यू भी मुझे पता है, तो मैं इस सर्किट को आर और एल में सिंपली ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो ये सर्किट को अगर आप देखें तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है डायरेक्ट? यस नो सर। सर, नो सर, थेवेनिन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डायरेक्ट नहीं हो सकता है। R2 और R3 तो सिंपली सॉल्व हो सकते हैं, R2 और R3 पैरेलल में, उसके बाद ये सर्किट मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि R2 R3 का जो R डैश बनेगा वो 240 के साथ ना सीरीज पैरेलल है, और अगर आप उसको 104 के साथ भी देखें तो सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं बनता, तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको आप क्या करेंगे, इसका आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो आप इस सर्किट का पहले R थेवेनिन निकाल लें और V थेवेनिन निकाल लें, तो ये आपके पास सर्किट बन जाएगा, V थेवेनिन आपके पास आ जाएगा, आर थेवेनिन आपके पास आ जाएगा, और इंडक्टर जो आपने हटाया था फिर उसको आप इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो मैं सर्किट अगर आर थेवेनिन देखूं तो इसका आर थेवेनिन क्या बनता है, आर थेवेनिन के लिए वोल्टेज सोर्स आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, सीइंग थ्रू टर्मिनल ए बी, लोड आपने रिमूव कर दिया, इंडक्टर को आप हटा देंगे, ठीक है। तो सीइंग थ्रू टर्मिनल ए बी अगर मैं देखूँ तो जो आपके पास 240 ओम है, R2 है और R3 है, ये तीनों पैरेलल बनते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये R2 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वोल्टेज सोर्स को जब आप शॉर्ट करोगे तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा ना। तो ये जो 200 ओम है, सॉरी 240 ओम, ये पैरेलल है 800 ओम के, 800 ओम के, और ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल है 200 ओम के, और जो इन तीनों का रिजल्ट आएगा वो 104 के साथ सीरीज में। तो अगर ये आप सॉल्व कर लें तो आर थेवेनिन एग्जैक्टली 200 ओम बनेगा आपके पास, ठीक है। ये इसने नीचे सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसने सोल्यूशन इसका नहीं दिया हुआ, इसने डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 200 ओम ही है, इसने सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, इसने डायरेक्ट वैल्यू दी हुई। सिमिलरली ई थेवेनिन जब आप निकालोगे तो ई थेवेनिन क्या है,
ये R4 जो है इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये 0 है। तो एक्चुअली पॉइंट ए और बी क्या है, पॉइंट ए और बी आपके पास ये दोनों पॉइंट्स बन जाएंगे। जो R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका जो वोल्टेज है वही आपके पास वी थेवेनिन बनेगा। अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाऊं तो इसका वोल्टेज डिवाइडर क्या बन जाएगा, 100 इंटू R2 पैरेलल R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल R3। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ई थेवेनिन आपके पास 40 वोल्ट्स बने। ठीक है, तो अब आपके पास RL सर्किट आ गया, ई भी आपके पास है, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है। इंडक्टर की करंट की वैल्यू हमें चाहिए थी। इंडक्टर की करंट की इक्वेशन क्या है, ये है E/R इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। हमारे इस एग्जांपल की केस में E क्या है, E थेवेनिन है, R क्या है, R थेवेनिन है, इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ। 40 डिवाइडेड बाई 200 वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ। टॉ अगर आप निकाल लें तो टॉ आपके पास क्या बनेगा, L/R थेवेनिन 25 मिली सेकेंड बनता है। 25 मिली सेकेंड आपने वो भी पुट कर दिया, तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही होगी वो ये बनती है 0.2 इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 40 टी। अब अगर आप कहा जाता है कि टी 5 मिली सेकेंड के ऊपर, 10 मिली सेकेंड के ऊपर, 15 मिली सेकेंड के ऊपर इसकी वैल्यू निकालना है, तो आप टी की वैल्यू पुट करके IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगेन आपको कहा जाता है कि इसका प्लॉट करना है, तो आप इसका प्लॉट भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज़रा इसको देख लें। फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 14.8, हम एग्जांपल 14.8 जो पीछे सॉल्व कर चुके हैं। एट व्हाट टाइम डज करंट रीच 0.12 एम्पेयर। ये जो आपके पास सर्किट है जो अभी हम देखा, ये वाला कहता है इस सर्किट में इंडक्टर का जो करंट है वो 0.12 एम्पेयर को कब अप्रोच करेगा। तो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया था, ठीक है। अब आप इसको देखें, वो क्या कहता है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर एग्जांपल 14.8, एट व्हाट टाइम डज करंट रीचेस 0.12 एम्पेयर्स। IL की इक्वेशन आपने निकाल ली थी, IL इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 40 टी। ठीक है, अब वो कहता है कि 0.12 एम्पेयर किस वक्त होंगे। IL उसने आपको बताया एक्चुअली, IL की वैल्यू क्या है 0.12, और उसने पूछा है कि उस वक्त टाइम क्या होगा। तो आपने टाइम की वैल्यू एक्चुअली बतानी है कि कितने टाइम के ऊपर इंडक्टर का करंट 0.12 को अप्रोच कर चुका हो। तो 0.12 के इस तरफ डिवाइड करें तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 40 टी बनता है। तो ई रेज़ पावर माइनस 40 टी आपके पास 0.4 बनता है। नेचुरल लॉग लेंगे, जिस तरह कैपेसिटर की हमने एक एग्जांपल की थी, नेचुरल लॉग जब आप लेंगे तो वहाँ से आप टी की वैल्यू बता दें। 22.9 मिली सेकेंड पास होने के बाद इंडक्टर का करंट जो है वो 0.12 एम्पेयर को अप्रोच कर चुका होगा। ठीक है, और ये उसका ग्राफ उसने शो किया हुआ है कि टाइम टी के ऊपर, टी आपको उसने बता दिया था आपने फाइंड किया है 22.9 मिली सेकेंड, और इस वक्त आपके पास सर्किट के अंदर करंट कितना होगा 0.12 एम्पेयर होगा। सिमिलरली अगर आपको लेट्स सपोज पूछा जाता है 0.15, तो आप 0.15 के लिए टाइम निकाल लेते। 0.1 के ऊपर पूछा जाता तो आप 0.1 के लिए टाइम निकाल देते। इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखना है 14.9 को, कि आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, 14.11 एग्जांपल है। सर बहुत ही सारा हो चुका है। ये हम कल ही देखेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये असाइनमेंट भी आपकी आ गई है। नेक्स्ट असाइनमेंट आप सेशनल के बाद फिर इसको जमा करा दीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैं इस असाइनमेंट को भी उसके साथ इकट्ठा कर लेता हूँ जो आपकी असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह हम इसको यहीं से फिर कल आगे शुरू करेंगे। अभी मैं ज़रा आपको बता दूँ, आपके सेशनल का कोर्स आप तैयारी कर लें, क्योंकि अभी आपकी 2 क्लासें रहती हैं। जो चीज़ें नहीं समझ आती या पूछनी है तो वो फिर आप ताकि कल की क्लास में पूछ लें, हम उसको सर ने असाइनमेंट कौन सी नहीं डिस्कस करेंगे। ये लास्ट उस पे है, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, ठीक है। लास्ट स्लाइड सर ये पेपर से बात ही दे दें, क्विज और हाँ, ये आपने असाइनमेंट जमा पेपर की बात करानी है, टाइम बाद ही करिएगा, सर। ठीक है। सर क्विज भी बाद में ले लें फिर पेपर के बाद, टाइम तो होगा काफी। आपके कितने क्विज हो चुके हैं? 5। सर एक ही रहता है, वो हो जाएगा पेपर के बाद। यस सर। क्विज आज आपका प्लान किया हुआ था मैंने। सर खैर है, ना ले सर के पेपर के बाद पेपर्स ले के लें। बाद ले लें। आज नहीं लूंगा तो फिर सर, आपको एक- पता कैसे चलेगा कि आप किस जगह पर हो, फिर पेपर कैसे दोगे? आज तो क्विज सर खैर है ना सर, कोई नहीं।
सर आपका एक ही क्यूज रह गया, बाकी टीचर्स के दो दो तीन तीन रहते हैं, उन्होंने अभी तक लिए ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्विज़ इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी ना, कुछ कोई कमी खामी होगी तो सामने आ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये कर दें कि अभी एक क्विज ले सात लें और पेपर बाद में सर छोटे छोटे क्विज ले लीजिएगा, वो फिर इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। वो बाद जी में इतनी आपका तो एक मेरे क्विज वैसे भी एक्स्ट्रा होना है, कुछ लोगों का मिस भी सर होगा। खैर है सर, बात सुने ना सर, इतनी कुछ नहीं होता, मेहरबानी एक की क्विज बात ही है सर, सर। बाद में ले लें, पेपर्स के बाद ले लें सर काइंडली। सर टीचर आप हैं, आपकी इसको मर्जी। देख लेंगे, पेपर की बात कर लेंगे। अच्छा ये देख लें, आपके ये पास जो बात है, मेथड, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक मेथड यू ऑफ सर। एनालिसिस हम पढ़ चुके थे, सेशनल के बाद का ये कोर्स है, ठीक है। मेथड्स ऑफ एनालिसिस में हम मेश और नोडल एनालिसिस, ये तो हम सेशन 1 से पहले ही कवर कर चुके थे, तो लिहाजा ये अब नहीं आएंगे, ठीक है। आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, बेसिक सीरीज पैरेलल कनेक्शन, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट से हम कर चुके हैं, और सीरीज स्टेट एनालिसिस, यहीं तक है आपका सेशन, ठीक है। ओके सर, सही हो गया। कितना तो ज़्यादा। सर ये दो, सर अभी नेक्स्ट क्लास में आप एसी वाला स्टार्ट कराएंगे? हाँ इंशाल्लाह इसको क्लोज करके फिर ऐसे ही कर जाएंगे। अगर मतलब आप अभी सर कुछ सेशनल 2 से पहले आपने और कुछ पढ़ाना है? हाँ हम ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, सेशनल 2 आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ये जो आज हम क्लोज करेंगे, इंडक्टर क्लोज। सेशनल के होंगी। ठीक है सर। सर अभी तक सर आपने बात जो सर हाँ जी, सेशनल 2 का जो भी आप अभी तक आपने पढ़ाया है ना सर, उसमें ये जो लास्ट टॉपिक है स्टेडी स्टेट एनालिसिस, सर ये वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, इसे थोड़ा जो है ना तैयारी करने में मुश्किल होगी, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है। आप कोई क्वेश्चन वगैरह देख लें, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, 1-2 करवा दूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सर बात सुने, जी सर जब सेशनल हो जाएंगे उसके बाद हमारी क्लासेस होंगी थ्योरी की, हाँ जी वो होंगे। वीक होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर हमारे वीक्स तो कंप्लीट नहीं हो चुके? नहीं नहीं अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, अभी तो 14 वीक चल रहा है, 2 वीक्स रहते हैं, सही सर, ओके। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये क्लोज करेंगे, ये जो आपका टॉपिक रह गया एसी सर्किट एनालिसिस, और उसके साथ हम ट्रांसफार्मर और मशीन को भी बेसिक देखेंगे। तो अभी तक जो आपका सेशनल है वो यहाँ तक होगा, ठीक है, जो आज हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे यहाँ। ओके ओके सर, सही हो गया। सुपरपोजिशन भी आएगा, थेवेनिन नॉर्टन भी हो गया, आरसी सीरीज सर्किट और सीरीज स्टेट, आरएल सीरीज सर्किट और सीरीज स्टेट, ठीक है। अटेंडेंस में आपकी ओके सर। कर देता हूँ। आज अटेंडेंस नंबर क्या है? ट्वेंटी सेवन। ये अनग्रेडेड हो जाएगा। आज डेट क्या है? 28। यस सर। टाइम क्या हो जाएगा? 9:30। आप लोगों ने अपने सेशनल और क्विज़ेस के नंबर्स देख लिए ना? कुछ लोग हैं जिन्होंने सेशनल नहीं दिया हुआ, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, या अगर आप छोड़ चुके हैं तो तब भी आप उनको इन्फॉर्म करें कि हम इस सेमेस्टर को फ्रीज करना चाहते हैं, जो भी, ठीक है। मेरे पास कुछ लोगों के पेपर्स नहीं हैं, उसमें मैंने वो हाईलाइट किए हुए। सर वो रिटेक होंगे ना सेशनल 2 के बाद, एचओडी साहब कह रहे थे। हाँ जी, अगर आपका जनरल कैसे अप्रूव हुआ है, अगर आपने उनको भेजा हुआ है, तो वो रिटेक होगा बिल्कुल। ओके सर। सर बाकी क्विज 5 के मार्क्स नहीं लगे, क्विज 4 तक तो हुए पड़े। हाँ क्विज 5 अभी रहता है, क्विज 5 में अपडेट करता हूँ, आपके असाइनमेंट 2 के मार्क्स भी नहीं लगे, वो भी अपडेट करता हूँ। ओके सर, ठीक है। बाकी जो पिछले मार्क्स हैं वो आप अपने देख लें, किसी के मार्क्स अगर गलत लगे हुए हैं या कम लगे हुए हैं, जो कि कम नहीं लगे हुए, मैंने ग्रेस मार्क्स के साथ लगाए हैं, लेकिन फिर भी उसको एक दफ़ा चेक कर लें, किसी का कोई मिसिंग ना हो। ओके सर। ओके सर सेशन 1 की एवरेज क्या बनी थी? सेशन 1 तो मैंने निकाली नहीं है वैसे। सर बच्चे कह रहे थे 18 मार्क्स है। 18 मार्क्स? यस सर कह रहे थे। एवरेज 18 मार्क्स? वो मैंने नोट किया हुआ है ना, एवरेज देख लो, सबको ऐड करना ही है, ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर करना है, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं 18 से ऊपर होनी चाहिए।
18+ ही हो गया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरे मार्क्स तो लगे हुए हैं, लेकिन सर आपने हाईलाइट क्यों किया वैसे? हाईलाइट इसलिए क्यों है कि आपका पेपर